नमस्कार, डेन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं तनु। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। दिन दहाड़े अपराधियों ने हथियार के बल पर प्रॉपर्टी डीलर से लूटा कैश। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी। मुजफ्फरपुर में जारी है नशाखुरानी गिरोह का आतंक। एक व्यक्ति को नशा खिलाकर लूटा पैसा। और राजद के एमएलसी प्रत्याशी बने शंभू सिंह पहुंचे मुजफ्फरपुर, कहा कोई नहीं है टक्कर में। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर से हथियार के बल पर 3.25 लाख रुपए लूट लिया। घटना ब्रह्मपुरा थाना इलाके के चांदनी चौक के समीप की है। घटना के बाद बाइक सवार अपराधी बैरिया की ओर फरार हो गए। सूचना पे पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। पीड़ित लखनलाल सिंहियापुर के कुलुआ पैगंबरपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि वो ब्रह्मपुरा स्थित MIT बैंक SBI शाखा से 1,20,000 रुपए की निकासी किए थे, जबकि उनके पास पहले से 1,51,000 रुपए बैग में था। कुल 2,71,000 रुपए लेकर वह अपने साथी हरकिशोर यादव के साथ पताही जाने लगे। उन्होंने कहा कि रुपए से भरा बैग वो लेकर बाइक के पीछे बैठ गए, जबकि उनका साथी बाइक चलाने लगा। इसी दौरान चांदनी चौक ओवरब्रिज पर बाइक सवार 2 अपराधी ओवरटेक कर रुपए से भरा बैग हाथ से छीन लिया। उन्होंने कहा कि इस दौरान वो लोग ओवरब्रिज पे उनका पीछा किए, लेकिन अपराधी बैरिया की ओर लुढ़ान से गायब हो गया। उन्होंने बताया कि रुपए पताही में जमीन मालिक के पास जा रहे थे। इस दौरान अपराधियों ने घटना को अंजाम दे दिया। फिलहाल ब्रह्मपुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की पहचान करने में जुट गई है। ब्रह्मपुरा SBI MIT ब्रांच से पैसा निकाले और बैग में रख के 2 आदमी से मोटरसाइकिल पर और चांदनी चौक से होके पताही जाना था। चांदनी चौक से जैसे ही टर्न लिए ओवरब्रिज के नीचे वो बैग झपट्टा मार के छीन लिया और काफ़ी पीछा करने के बाद भी नहीं पकड़ में आया। अच्छा, कहाँ से पैसा निकाल के कहाँ जा रहे थे कुछ बात बताइए। ब्रह्मपुरा SBI MIT ब्रांच से पैसा निकाल के पताही एक ज़मीन मालिक को देने जा रहे थे। अच्छा, इसी बीच में चांदनी चौक पर बैग छीन लिया हमसे। कितने लोग थे अपराधी? 2 आदमी से था। कौन गाड़ी से? तो अपाची मोटरसाइकिल था। हथियार उतर भी लिया हुआ था क्या? और एक पिस्टल दिखा हाथ में हल्का सा, लेकिन वो तब तक निकल चुका था। किधर भागा लेके? ओवरब्रिज पर चढ़ गया, ओवरब्रिज पर बैरिया की तरफ भागा। बैरिया की तरफ। क्या करते हैं आप? हम ऐसे भाजपा के कार्यकर्ता हैं और जमीन खरीद बिक्री का काम करते हैं। प्रॉपर्टी डीलर है? प्रॉपर्टी डीलर। कहाँ मकान हुआ आपका? बैरिया पुरानी मोतिहारी रोड। विरोध भी किए थे? वो अल्लाह के विरोध करने का मौका ही नहीं दिया। जब तक वो समझ पाते तब तक लेके भागा। बहुत काफ़ी पीछा किया लेकिन नहीं पकड़ में आया। मुजफ्फरपुर में नशाखुरानी गिरोह सक्रिय है। हाल में कई घटनाओं को अंजाम दिया गया है, लेकिन पुलिस एक भी मामले का खुलासा नहीं कर सकी है। ताजा मामला हियापुर के बनारस में एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले मैनेजर को शिकार बनाया और लूटपाट कर ली। अपराधियों ने उनका बैग, पैन कार्ड, आधार कार्ड और 5,000 रुपए लूट लिए। इसके बाद बैरिया के समीप कार से उतार दिया। वो लड़खड़ाते हुए बैरिया बस स्टैंड पहुंचे और बेहोश हो गए। वहां के कर्मियों ने उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया। पीड़ित दीपक झा मूल रूप से मधुबनी के रहने वाले हैं। बनारस में एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करते हैं। मंगलवार को उन्हें होश आया। पुलिस में उनका बयान दर्ज करने पहुंची। पीड़ित ने बताया कि गोंदिया एक्सप्रेस से अहले सुबह मुजफ्फरपुर जंक्शन पे उतरे थे। वो अपने घर मधुबनी जा रहे थे। यहां से बैरिया बस स्टैंड पहुंचे। इसी दौरान कार सवार 3 युवक मिले। बातचीत करने के बाद कहा कि आप कहां जाएंगे। मैनेजर ने कहा कि दिल्ली मोड़ जाना है, वहां से बस पकड़ कर घर जाएंगे।
कार सवार युवकों ने उन्हें बैठा लिया और दिल्ली मोड़ छोड़ने की बात कही। चंद कदम आगे बढ़ते ही एक चाय दुकान पर कार रोक दिया। तीनों युवक चाय पीने चले गए। कुछ देर बाद एक युवक ने आकर उन्हें भी चाय का कप दिया और कहा कि पी लीजिए, इसके बाद दिल्ली मोड़ पर आपको छोड़ देंगे। वो चाय की चुस्की लेने लगे। इसके बाद उन्हें बेहोशी जैसी आने लगी। कार सवार युवकों ने कहा कि आगे पुलिस जांच हो रही है, आप यहीं पे उतर जाइए। वे अपने होश में नहीं थे। अपराधियों ने उनका बैग समेत पूरा सामान ले लिया और भाग गए। वहां से किसी तरह वो लड़खड़ाते हुए बस स्टैंड पहुंचे और बेहोश हो गए। उसके बाद अस्पताल में नींद खुली। मैं कल रात को, परसों रात को, रविवार रात को बनारस से, गोंदिया से आ रहा था मुजफ्फरपुर में उतरने के बाद मैं गया बैरिया बस स्टैंड। बैरिया बस स्टैंड से एक दो लड़के के साथ उन्होंने बोला कि चलिए, मैं भी जहाँ जाना चाह रहा था, जैसे मैं जाना चाहता था दिल्ली मोड़, तो दिल्ली मोड़ के लिए वो लोग भी बोले चलिए। उसी की गाड़ी में एक ऑल्टो कार थी वाइट कलर की, जिसमें हम लोग बैठे और सारे लड़के, जो 3 लड़के थे, तीनों वही 15, 17, 18 इसी वर्ष के थे। फिर वो बोल रहे थे कि हम यहीं रहते हैं, हम डॉक्टर साहब, एक कोई डॉक्टर थे जिनका वो गाड़ी चला रहा था वो लड़का, तो उसका भी बोला मेरा दिल्ली मोड़ के पास ही घर है, इसलिए चलिए वहाँ तक चले जाएंगे, वहाँ के बाद आप बस पकड़ लीजिएगा। फिर मैं बैठ गया। बैठने के बाद मैं फिर आगे गया तो फिर वहाँ सब लोग बोले कि चाय एक एक पी लिया जाए। फिर मैंने चाय पिया और वो लोग भी पिए। चाय पीने के बाद मुझे थोड़ा सा नशा टाइप का लगा और मैं थोड़ा सा अनकॉन्शियस होने लगा। फिर वो लोग थोड़ा आगे गया, बोला आगे डकैती हो गया है, गाड़ी का चेकिंग चल रहा है, आप थोड़ा सा उतर जाइए, उसके बाद फिर आप वहाँ से आगे हम आपको बैठा लेंगे। मैं वहीं उतर गया। मैं समझ गया था कि अब मैं गाड़ी के पीछे तो दौड़ नहीं पाऊँगा। फिर मैं वहाँ से चला आया और उसके बाद जब वो गाड़ी लेके आगे भाग गया तो फिर मैं पीछे वापस आके बस स्टैंड तक वापस किसी तरह पैदल ही आया। फिर बस स्टैंड में मैं रुका तो बस स्टैंड से मैं बोला किसी से कि मेरे को दरभंगा जाना है, तो बोला आपके पास कुछ पैसे हैं? मैंने देखा जेब में 100-150 रुपये बचे थे, तो मैंने बोला कंडक्टर बोला कि हाँ आपको मैं भेज दूंगा, आप चले जाइएगा। लेकिन वो बोला आप बैठ जाइए, आप उतना सही से खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं वहीं एक पत्थर टाइप का था, उसी पे मैंने बैठ गया और उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे बेहोश हो गया। जब उसके बाद मुझे होश नहीं था, फिर मैं वहाँ के बाद एक हॉस्पिटल में सुबह मुझे होश आया। सुबह का टाइम ही था, लगभग 6 बज रहा था। ये सब प्रोसेस 6-7 के बीच का था। क्या क्या ले गए आपके पास से? मेरा मोबाइल था, मेरा पर्स था, बैग था, कुछ खिलौने थे बच्चों के लिए जो ले जा रहा था मैं घर अपने, और कुछ कपड़े था। में खिलाया था? नशा तो और कुछ मैं खाया ही नहीं, तो बस मैं तो चाय ही पिया। अब जो होगा वो सिर्फ चाय में ही रहा होगा, बाकी तो ना मैं कुछ खाया और ना कहीं रुका था। उतारा कहाँ पे दिया था आपको? उतारा मेरे को जब बेड़िया से एक रास्ता आगे की तरफ जाती है, पतली सिंगल रोड है, उसी आगे ही रोड में ही, तो रोड पे ही था, कोई ज़्यादा दूर नहीं था। बेड़िया से 3-4 किलोमीटर मैक्सिमम होगा। कितने लोग होंगे उसमें गाड़ी में? गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर लगा के 3 ही लोग थे, मतलब टोटल 4 लोग थे हम लोग, 3 वो और एक हम। 4 लोग मिला के? हाँ। बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर तारीख भले ही मुकर्रर ना हुई हो, लेकिन फरवरी माह में संभावित चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। दिग्गज दिनेश सिंह के धन बल के खिलाफ राजद को भी बाहुबल पर ही भरोसा दिखा। एक तरफ जदयू की ओर से पूर्व विधान पार्षद दिनेश प्रसाद सिंह का नाम तय माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर राजद ने भी किला मजबूत करते हुए हिस्ट्री शूटर रहे शंभू सिंह को मैदान में उतार दिया है। पूर्व में शंभू सिंह शंभू मंटू नाम के गैंग से सूबे में चर्चित रहे हैं। अब शंभू सिंह का नाम आने के बाद राजनीतिक गलियारों में एक तरह की खामोशी छाई हुई है। राजद को मुजफ्फरपुर में वैसे उम्मीदवारों की तलाश थी जो दिनेश सिंह से धन बल में मुकाबला कर सके। राजद में इस पर सहमति के बाद ही पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से तेजस्वी यादव की मौजूदगी में शंभू सिंह की मुलाकात हुई। उम्मीद के मुताबिक मंगलवार को शंभू सिंह टिकट लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां राजद कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बाहुबली शंभू सिंह ने अपनी जीत को सुनिश्चित बताते हुए कहा कि राजद पे सवर्ण विरोधी होने का आरोप गलत है। अगर ऐसा होता तो उन्हें आला कमान लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव सिंबल नहीं देते। अपने ऊपर बाहुबली का ठप्पा लगे होने पर शंभू सिंह ने कहा, यह मीडिया की देन है। वह सदैव जनता के बीच रहे हैं और जनता की भलाई में काम करते रहे हैं। राजद प्रत्याशी के रूप में चुनाव परिणाम को लेकर निश्चित दिखे। शंभू सिंह ने कहा कि प्रमाण पत्र खरीद बिक्री से कुछ नहीं होने वाला है। जोर जबरदस्ती और मनमानी नहीं चलेगी। लोकतांत्रिक प्रणाली से ही चुनाव का परिणाम सामने आएगा। हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने तेजस्वी जी ने इसीलिए भेजा है कि जो वहाँ धन बल का प्रयोग हो रहा था, उस बल के प्रयोग को खत्म करने के लिए भेजे हैं और जनमत को आगे करने के लिए भेजे हैं।
हमको जन्नत को आएगा जीत के प्रति कितना सुनिश्चित? जीत तो हो चुका है बहुत पहले, जब ये आरजेडी से आया जीत हो चुका, आरजेडी से आया जीत हो चुका। ठीक है, ठीक है। हर तरह से लड़ लेंगे, हर मतलब हम जनमत से लड़ेंगे, हर तरह से नहीं, जनमत से। ये जनता का वोट है। जनता डायरेक्ट तो वोट नहीं करेगी, जिन्हें वोट करना है जनता जिन पर विश्वास की है, जनता जिन पर विश्वास की है, वो जो पहले धनबल पर बिक जाते थे, अब उनको विश्वास हो गया। कोई ऐसा आदमी भेजे हैं ऊपर से, आरजेडी ऐसा आदमी को भेजे हैं जो आदमी जनता को पूरा साबित कर सकता है, जनता के बीच में लोकप्रिय है, जनता के बीच में लोकप्रिय है। बाहुबली का ठप्पा लगा हुआ है। ये तो आप लोग लगा देते हैं, हम थोड़ी है बाहुबली। जनता से क्या अपील करेंगे हमारे द्वारा? जनता इस बार अपील निष्पक्ष चुनाव करने जा रही है। जनता में लहर है, हर जगह जाके देखिए लहर है। जनता को लग गया है क्या कि कोई ऊपर से जो हमारे नेताजी हैं ऐसे लोगों को भेजे हैं जो निष्पक्ष हुआ काम कर सकता है, समाज के प्रति काम करेगा, हर लोगों के प्रति काम करेगा। महागठबंधन के सीट से आप आए हैं, महागठबंधन के द्वारा आपने समझते हैं, महागठबंधन के ऊपर एक आरोप लगते रहा है कि सवर्ण विरोधी रहे हैं। नहीं, कभी नहीं, कभी से नहीं। अगर स्वर्ण विरोधी होते तो हमको भेजते। वो हमेशा सबको लेके चलने वाले नेता हैं। ए टू जेड की सरकार है। ए टू जेड की सरकार। उत्तराखंड शिफ्ट हो रहे थे एकाएक, फिर बिहार वापसी। हम 25 साल से आरजेडी के काज सिपाही हैं, 25 साल से। जब समय पड़ा है, जब जो अल्लाह का मान का हुक्म हुआ है, तो हम समय से पहुंच गए हैं। जो आदेश हुआ है कि आपको ये काम करना है तो करना है। हम तो सिपाही है, जो आदेश मिलेगा वो काम करेंगे। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? समाज का विकास, कोई एजेंडा तो होगा, कोई एजेंडा तो होगा। सबसे पहला एजेंडा है करप्शन खत्म करना। सबसे पहला एजेंडा है कि जो जिला में करप्शन चल रहा है उस करप्शन को जड़ से खत्म करना। मोनोपोली है, मोनोपोली खत्म करना। जो मोनोपोली चल रही थी उसको तोड़ पाइएगा? बिल्कुल टूट चुका है। तो जनता में जाकर तो देखिए टूट चुका है। जनता हमारे साथ है, जनता ऑलरेडी सब लोग। धनबल का बात, धनबल जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब बिल्कुल जनमत पर सब कुछ आके टिक गया है। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल कांड में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। आई हॉस्पिटल और इलाज से जुड़े सभी कागजात को पुलिस ने जांच के लिए जब्त करने की कवायद शुरू कर दी है। एसएसपी जयंत कांत और सिविल सर्जन डॉक्टर विनय शर्मा ने मंगलवार शाम को आई हॉस्पिटल पहुंचकर छानबीन की। वहां के कर्मियों से कई बिंदुओं पर पूछताछ भी की। हालांकि अभी आई हॉस्पिटल सील है, इससे अब किसी मरीज का इलाज नहीं हो रहा है यहाँ पे, और डॉक्टर भी नहीं आते हैं। बता दें कि 22 नवंबर को 65 मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन इन्फेक्शन के कारण 15 मरीजों को अपनी एक आंख गंवानी पड़ी थी और 24 मरीजों को इन्फेक्शन हुआ था। इस मामले में सिविल सर्जन ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर समेत कर्मियों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराया था, जिसकी जाँच पुलिस कर रही है। एसएसपी ने बताया कि कागजात से कई बातों का पता लगेगा। दरअसल जांच के कुछ अहम बिंदु हैं, जिसमें सबसे पहले है कि 22 नवंबर को जो ऑपरेशन हुआ था उस दिन कौन कौन डॉक्टर थे, कितने कर्मी थे। कागजात से इसका पता लगेगा। आई हॉस्पिटल आना पड़ा? नहीं, मुझे सूचना मिली कि एसएसपी साहब वहाँ जा रहे हैं देखने के लिए इन्वेस्टिगेशन के बारे में, तो आप भी आ जाइए चूँकि आपके विभाग से रिलेटेड है। उन्होंने बाकी बातें मैनेजमेंट से की है, कुछ लोगों को बयान लेना है, उनको डिटेल सारा उन्होंने लिखा है आईओ को, वही है। बाकी निर्णय वो लोग लेंगे कि क्या करना है उसका। मेरी ओर से आज कुछ नहीं था यहाँ पर। जो भी मुजफ्फरपुर में आई हॉस्पिटल में कुछ दिन पहले कुछ जो पेशेंट्स थे उनका विज़न लॉस हो गया था। इस मामले में हम लोगों ने जो एफआईआर हुआ था उसी में हॉस्पिटल मैनेजमेंट और बाकी जो स्टाफ है लोगों का बयान लिया गया है, और इसके अलावा जो है आगे की कार्रवाई उसमें की जा रही है। और अभी तक के जो सभी जो वहाँ का मैनेजमेंट है, वहाँ के स्टाफ है, सभी लोगों के बयान के बाद में ही हम लोग किसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। सर, बार बार ये मरीज जो हैं वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं, वो कह रहे थे कि अब तक मुआवजा नहीं मिली है और अब तक मुआवजा नहीं मिल रहा है। जो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले में पूरा देख रहे हैं, और हम लोगों ने भी जो है बातों को पूरा पहुँचाया है और बहुत जल्दी इस पर हो जाएगा। मंगलवार को बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ की ओर से बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रति कुलपति कार्यालय का अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर घेराव किया गया।
कर्मचारी महासंघ के सदस्यों ने विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों को विश्वविद्यालय से बाहर निकालकर तालाबंदी कर दिया और उसके बाद कुलपति आवास का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। इसके बाद कर्मचारी महासंघ के सभी सदस्य विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर 2 दिनों के लिए धरने पर बैठ गए। कर्मचारी महासंघ के प्रक्षेत्रीय अध्यक्ष इंद्र कुमार दास ने बताया कि विश्वविद्यालय कर्मचारियों की 13 सूत्री मांगों को विगत कई वर्षों से लंबित रखे हुए है। इसको लेकर पूर्व में भी महासंघ बराबर धरना प्रदर्शन और हड़ताल करता रहा है, पर अधिकारियों के द्वारा सुनवाई नहीं किए जाने को लेकर कुछ दिन पूर्व 250 कॉलेजों में कर्मचारी हड़ताल पर है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो 4 फरवरी से सभी कॉलेजों के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसके लिए सरकार जवाबदेही होगी। आज सूबे के तमाम विश्वविद्यालयों के कर्मचारी 250 अंगीभूत महाविद्यालय के कर्मचारी अपने अपने विश्वविद्यालय मुख्यालय में 2 दिवसीय धरना कार्यक्रम में शामिल हैं। सरकार स्तर पर जो हमारी मांगें लंबित है, सरकार के द्वारा आनाकानी करने के कारण महासंघ को बाध्य होकर के चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। विगत दिनों 7 तारीख को हम लोग अपने अपने महाविद्यालय में कार्य बहिष्कार करते हुए महाविद्यालय में धरना देने का कार्यक्रम किया। उसी कड़ी में आज 18 और कल 19 2 दिवसीय कार्यक्रम विश्वविद्यालय मुख्यालय में कुलपति का घेराव करने का है और वो आज हम लोग कर रहे हैं। सरकार स्तर पर हमारी जो मांगें लंबित है, सरकार के द्वारा आनाकानी किया जा रहा है। हम आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं, उन्हें आगाह कराना चाहते हैं कि यदि उनके द्वारा हमारी मांगों का पर लागू नहीं किया जाता है या उस पर पालन नहीं किया जाता है तो हम 1 से 4 फरवरी तक निश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिससे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय का तमाम कार्य ठप होगा। अतः हम राज्य सरकार को अनुरोध भी कर रहे हैं और आगाह भी कर रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं महासंघ स्तर से राज्य सरकार को मांग पत्र समर्पित है, सरकार उसको गौर करे, उस पर ध्यान दे और हमारी मांगों को पूरा करे। सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकार के द्वारा समय पर वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। विगत 4 माह से विभिन्न विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों का वेतन लंबित था। आज जाकर के सरकार की आंखें खुली, तब जाकर के वो महासंघ के वो भी आगाह करने पर उन्होंने वेतन रिलीज किया है और आज तमाम विश्वविद्यालय के कर्मचारी महाविद्यालय के कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का भुगतान हो रहा है। सरकार जो हमारा 7वें वेतनमान का बकाया है वो सरकार रोक करके रखी है। उनका कहना है कि पीवीसी से आपका वेतन का सत्यापन होगा। इसको लेकर आगे हमारी रणनीति है, यदि सरकार हमारा जो डिमांड है उसको यथाशीघ्र लागू नहीं करता है तो हमने चरणबद्ध आंदोलन करने का महासंघ स्तर से राज्य सरकार को दे दिया है। आज 18 और 19 को हमारा आंदोलन है, हर विश्वविद्यालय में हम लोगों का घेराव का कार्यक्रम चल रहा है और यदि सरकार इस पर भी अमल नहीं करती है, यदि हमारे महासंघ के साथ बर्ताव नहीं करती है तो 1 से 4 फरवरी तक निश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इन दिनों मुजफ्फरपुर का मिठनपुरा थाना इलाका शराब कारोबारियों के लिए सेफ जोन बनता जा रहा है। हाल के दिनों में इस इलाके से चुन्नू ठाकुर गिरोह के शराब माफियों को पकड़कर जेल भेजा गया था। इसके बावजूद कई ऐसे शराब माफिया हैं जिनका कारोबार खूब फल फूल रहा है। मंगलवार की सुबह मिठनपुरा पुलिस ने कन्हौली लेप्रोसी मिशन सरस्वती कॉलोनी स्थित पोखर के पास से लगभग 120 कार्टन विदेशी शराब को जब्त किया है। हालांकि छापेमारी की भनक लगते ही कारोबारी मौके से भागने में सफल रहे। मिठनपुरा थानेदार भागीरथ प्रसाद ने बताया कि कारोबारी की पहचान कर ली गई है, शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी होगी। वो गुप्त सूचना मिली थी, सरस्वती विहार कॉलोनी में जो है शराब का बड़ी खेप उतरा है, जिस पर छापामारी किए गए हैं। बहुत सारे शराब बरामदगी हुई है, उसकी मिलान कर और जो कारोबारी है उसको चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। किनके घर से मिला है ये सरस्वती विहार कॉलोनी से जो है एक तालाब है और बगल में एक कैंपस है, खाली कैंपस, जिसके मालिक की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। भारी मात्रा में शराब है? जी हाँ। क्या कार्रवाई कर रहे हैं इसमें आगे? वो कारोबारी की चिन्हित कर उस पर जो है ना FIR कर उसकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। मौसम में उतार चढ़ाव के बीच हवा ने कनकनी बढ़ा दी है। दिन में निकल रही धूप ठंड के सामने बेमानी लग रही है।
शाम ढलते ही ठंड का असर दिखने लगा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद पहाड़ों की बर्फबारी ने मैदानी भाग को सहरा दिया है। बर्फबारी के दौरान तेज पछिया हवा उत्तर बिहार के जिलों में कनकनी पैदा कर रही है। धूप जैसे ही गर्मी देती, पछिया हवा एकाएक तेज हो जाती वो कनकनी पैदा कर रही थी। इसके कारण आने वाले दिनों में तापमान में और कमी आएगी और कनकनी महसूस होगी। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 20 डिग्री के अनुसार तो न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद थी, लेकिन तेज पछिया होने के कारण न्यूनतम व अधिकतम दोनों तापमान में गिरावट आने की संभावना है। पछिया की रफ्तार इसी तरह बनी रही तो 2-3 दिन में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के आसपास आ जाएगा। इसके बाद कनकनी में एकदम से बढ़ोतरी होगी और ठंड बढ़ेगी। विभाग के अनुसार दिन में हवा के बावजूद एकदम सुबह व देर रात कोहरे का असर रह सकता है, जिससे विजिबिलिटी घटेगी और वाहनों की रफ्तार को ब्रेक लगेगा। अगले 3 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा और हल्की सी मध्यम धूप में निकलती रहेगी। ठंडा तो बहुत ज़्यादा अभी है। अभी ठंडा कारण अभी हम ड्यूटी जा रहे हैं। अगर ड्यूटी नहीं है तो घर में ही बैठते हैं हम, लेकिन क्या करें, ड्यूटी भी करना जरूरी है। किस तरह बचाव कर रहे हैं? बचाव यही कर रहे हैं कि अभी पूरे तरीके से बढ़िया से कपड़ा पूरा पहन रहे हैं ताकि खुद से सुरक्षा खुद कर सके। अब कोविड जैसा कोविड चल रहा है उससे भी अपना बचाव कर रहे हैं हम। मास्क वगैरह पहन रहे हैं और दूसरे को भी सलाह दे रहे हैं खुद से पहनिए। मुजफ्फरपुर भले ही स्मार्ट सिटी में शामिल है, लेकिन शहर स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि अभी डॉटी सिटी नजर आ रही है। हर जगह सड़कें खुदी हुई है, जिससे लोगों में आए दिन दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। स्मार्ट सिटी के अधूरे कामों से शहरवासियों में भी खासी नाराजगी है। 3 महीने से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद शहर में स्मार्ट सिटी का काम धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। स्मार्ट सिटी की ज्यादातर योजनाओं का कार्य आधा अधूरा पड़ा हुआ है। सड़कों पर गड्ढों की वजह से शहरवासियों को आने जाने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आधे अधूरे निर्माण के कारण शहर के कई सड़कों पर जल जमाव की स्थिति हो गई है। वहीं नाला निर्माण कार्य में बड़ी लापरवाही भी देखने को मिल रही है, जिसे लेकर मेयर इंजीनियर राकेश कुमार ने मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को आम नागरिकों एवं व्यवसायियों को हो रही परेशानियों से निजात दिलाने को लेकर पत्र लिखकर कई आवश्यक निर्देश दिए हैं। मेयर राकेश कुमार ने बताया कि इस समय तमाम एजेंसियां अपना काम करें और काम के दौरान नागरिक सुविधा और उनकी सुरक्षा से किसी प्रकार का खिलवाड़ ना करें। मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो हैं उनको लिखा है पत्र कि आप इसके जांच कीजिए कि जो माने ये नगर निगम में स्मार्ट सिटी में संवेदक हैं, उस संवेदक को कॉल कीजिए और उनको बोलिए कि अपना सही नियत समय से अपना काम को पूरा करें। अगर वो उन्होंने किसी दूसरे को पेटी कॉन्टेक्ट दे दिया है तो ये गलत है। उनको माने चाहिए कि अपना जो अधिकार जो जैसे खोखड़ वाले हैं उनका काम चल रहा है 2-3 जगह और सभी जगह उन्होंने नाला खोद करके रख दिया है और कहीं भी काम तेज़ी से नहीं चल रहा है। इसके लिए उनको आदेश दिया गया है कि जल्द से जल्द अपना काम पूरा करें, क्योंकि जान माल का सुरक्षा भी रहे। जगह जगह नाला खुला हुआ है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। इसके लिए हमने उनको पत्र लिखा है और जल्द ही सब जगह काम सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएगा। मंगलवार को समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी प्रणव कुमार के द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने निर्देश दिया कि जीविका और मनरेगा के कन्वर्जन से 7 प्रखंडों में नर्सरी विकसित करने की दिशा में कार्य करें। साथ ही प्रति पंचायत चापाकल के किनारे 10-10 सोख्ता निर्माण की योजना लेते हुए इस माह के अंत तक निर्माण कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि कुएं के जीर्णोद्धार के साथ साथ सोख्ता निर्माण का कार्य भी अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही जल संरक्षण से संबंधित नई योजना के तहत प्रत्येक प्रखंड में 2-2 तालाब विकसित किया जाए। मुजफ्फरपुर जिला भूकंप के मामलों में जोन 3 में आता है। ऐसे में यहाँ भूकंप से बचने के लिए सुरक्षा के लिए क्या कुछ उपाय किए जाने चाहिए, इसे लेकर हर साल की तरह इस साल भी मुजफ्फरपुर में 15 से 21 जनवरी तक भूकंप सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधक प्राधिकरण पटना के सहयोग से जिले के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, अभियंताओं, शिक्षकों, भवन निर्माण सामग्री विक्रेताओं, राजमिस्त्री आदि के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग का आयोजन किया जाएगा। साथ ही भूकंप सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए विद्यार्थियों के बीच निबंध लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा जिले में पैम्पलेट का वितरण किया जाएगा। सार्वजनिक स्थलों पर होर्डिंग भी लगाई जाएगी।
मंगलवार को भूकंप सुरक्षा से संबंधित जानकारियों से सुसज्जित भूकंप सुरक्षा रथ के माध्यम से संवेदीकरण और जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार के लिए 2 सुरक्षा रथों को जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने हरी झंडी दिखाकर सभी अंचलों के लिए रवाना किया। देखिए, भूकंप सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है और इस सप्ताह में हम लोग बेसिकली भूकंप से क्या बचाव होने चाहिए, क्या प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं, इसको लेके अवेयरनेस सोसाइटी में, कम्युनिटी में फैलाया जाता है। इसको लेके आज भूकंप जागरूकता रथ भी रवाना किया गया और डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ भी कराई जा रही हैं जिसके माध्यम से लोगों में जागरूकता का प्रचार प्रसार हो। ऑनलाइन पेंटिंग प्रतियोगिता कराई गई, वेबिनार कराया गया और स्कूल्स में पोस्टर्स वगैरह बंटवाए जा रहे हैं। इसी की तरफ जो एक्सपर्ट्स हैं उनके बीच वाद विवाद और इस तरह की एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार जाए। ये बीच बीच में प्रायः कराया जाता रहता है और आपदा को लेकर के सरकार काफ़ी संजीदा है और हम लोग भी चाहते हैं कि कम्युनिटी में इसके प्रति अवेयरनेस लोगों को आवे। तो इस तरह के जागरूकता रथ और जो विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, निश्चित रूप से इसके माध्यम से लोगों में जागरूकता आएगी। कथक सम्राट पद्म भूषण से सम्मानित बिरजू के निधन पर मंगलवार को स्वर्णिम कला केंद्र और श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ साहित्यकार और लेखिका उषा किरण श्रीवास्तव, जगदीश शर्मा, मोहन प्रसाद सिन्हा सहित उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया। समाज सेवी मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि कथक सम्राट बिरजू महाराज ने विश्व के रंगमंच पर विशाल छाप छोड़े हैं, जिसे कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। विश्व के महान कथक सम्राट को राष्ट्र आज उनको नमन कर रहा है। उनका आकस्मिक निधन गत रात्रि में अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने पोतियों के साथ अंतराक्षी खेलते हुए हार्ट अटैक हुआ और अपने पोती के गोद में उनका सिरहाना गिरा और उनका निधन हो गया। ऐसे महान देशभक्त पर राष्ट्र को गर्व है, जिन्होंने हर क्षण, हर पल, हर समय राष्ट्र की मान और सम्मान को बढ़ाने के लिए विश्व के रंगमंच पर जो उन्होंने अथक प्रयास किया वह अद्वितीय और बेमिसाल था। आज स्वर्णिम कला केंद्र नवयुवक समिति ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में पद्म विभूषण से सम्मानित महान नर्तक बिरजू महाराज जी के सम्मान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए डेन न्यूज परिवार को इजाजत। नमस्कार।